Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Javir and I'm here with a very important सेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर पता हो, मैंने लास्ट एक सेशन लिया था विच इज अबाउट कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर आरबीआई ग्रेड बी। एक तरह से हम कह सकते हैं एक सीरीज यहाँ पे मैंने लॉन्च की है ताकि जो बच्चे खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें कंप्लीट आइडिया मिले कि यार क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है। तो जो लास्ट हमारा एपिसोड था विच वॉज एपिसोड 1, जिसमें हमने आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसी के बारे में बात की थी, एंड आई होप ग्रेड बी वैकेंसी के बारे में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। क्या ये रिक्रूटमेंट है, किस लेवल का रिक्रूटमेंट है, क्या इसमें पर्क्स अलाउंसेस रहते हैं, कितना ये रिक्रूटमेंट होता रहता है, ओकेजनल है या रेगुलर है। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। एंड एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि आपकी एलिजिबिलिटी आई थिंक आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे ही आपको एलिजिबिलिटी की हमारी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लीज़ उनको एक बार चेकआउट कीजिए, है ना। ताकि अगर आपको श्योर हो चुका है कि आप एलिजिबल हैं तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। या आज के जो अगर हम एपिसोड के बारे में बात करें, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड 1 सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा हमारा सिस्टम यहाँ पे लैग कर गया है, डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगर आप एक सिंसियर आरबीआई या रेगुलेटरी एस्पिरेंट हो, आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के या फिर इवन सीनियर बैंक के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपके मन में कोई क्वेरी आती है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैं हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हो रिलेटेड टू योर क्वेरी। मोर ओवर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो फ्रीली, है ना। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी, तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी कोर्सेज की डिटेल में एंड ऑफ द सेशन में आपको देता हूं, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली क्लास की, अगर हम बात करें स्लाइड की, हमने ये जो सीरीज लॉन्च की है कि 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए कि भैया आरबीआई की प्रिपरेशन को कैसे एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो पहले एपिसोड में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेड बी रिक्रूटमेंट, टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द सिलेबस, है ना। और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम इंपॉर्टेंट बुक्स, सोर्सेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। देन वील मूव टुवर्ड्स स्ट्रेटेजी, देन सब्जेक्ट वाइज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें अगर आप एक सीरियस आरबीआई एस्पिरेंट है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट होता है वो होता है फेज 1 से। फेज 1 में जो होता है, जैसे मैंने आपको एक लास्ट क्लास में भी एक आइडिया दिया था, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जहां पे 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स का, और 25 मिनट्स का ये सेक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह रीजनिंग होता है 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स, ठीक है। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब ये 4 सेक्शन है। अब देखने से तो लगता है सिर्फ जीए और जीए और रीजनिंग कर लो और हमारा यहाँ पे एक एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सब्जेक्ट इक्वली रेलेवेंट है। आप ये मत समझना कि क्वांट्स में कम क्वेश्चन आते हैं तो उसे कम वेटेज दे दूं, या इंग्लिश में कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंग्लिश स्ट्रांग होनी जरूरी है, ट्रस्ट मी, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिनेरियो में। अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आपको जो एक हायर एज मिलती है अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये इकलौता सेक्शन ऐसा है जिसको इस मिनिमम टाइम फ्रेम में मैक्सिमम किया जा सकता है ना। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन रीजनिंग के कर सकते हैं, अरे 60 तो छोड़ो, आप 30-35 क्वेश्चन करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना। लेकिन इंग्लिश ऐसा है, अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, एटलीस्ट 25 तो स्कोर लाया जा सकता है। तो ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की इससे वेटेज ज्यादा हो गई, लेकिन इसकी ये है कि कहीं ना कहीं आपको हर सब्जेक्ट की वेटेज समझनी पड़ेगी। सिमिलरली जैसे जनरल अवेयरनेस है, 25 मिनट में 80 क्वेश्चन, तो ह्यूमनली इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू रीच टू दी 80th क्वेश्चन। तो यानी कि जो आता है, जितना आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये अपने आप में चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ कहता है, बस आपको समझने की देर है। तो पहली चीज, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। हर सब्जेक्ट की एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करनी होती है। खैर, कट ऑफ वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। या मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में। मैं एक आपको पीडीएफ का लिंक अटैच करा दूंगा जिसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, एंड आपको जो है जो कट ऑफ वगैरह रही हैं वो आपको मिल जाएंगे, और इवन सिलेबस को भी वहाँ पे उस पीडीएफ में सब कुछ रहने वाला है, डोंट वरी। तो वो पीडीएफ मैं यहाँ पे अटैच करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो कि फेज 1 में ये जो चारों सेक्शन है, चारों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा कोई कम,
ठीक है, चारों को ही आपको एकदम कमांड बनानी पड़ेगी, तो चारों का सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूआरई से, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, है ना। क्यूआरई देखिए हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्यूआरई हर एग्जाम में आते हैं ऑलमोस्ट, तो क्यूआरई पे आपका बेसिक कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आप चाहे आरबीए लेवल की प्रिपेयर कर रहे हो, उससे आपकी ऑटोमेटिकली पीओ लेवल की तैयार हो जाती है, या पीओ लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिकली आरबीए लेवल की हो जाती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं क्यूआरई एसबीआई की कर रहा हूं, क्या मेरा आरबीआई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो इट्स सिंपल, आप पीओ कर रहे हो या आप आरबीआई कर रहे हो, बोथ आर काइंड ऑफ सेम। कभी किसी का लेवल ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी का लेवल ज़्यादा आता है, अधिकतर क्योंकि आरबीआई ग्रेड भी एक हायर लेवल का एग्जाम है तो उसका थोड़ा सा लेवल हमेशा ज़्यादा रहता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग के अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, आर्ग्यूमेंट्स, अल्फा न्यूमेरिक, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, वर्बल रीजनिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये तो सारे टॉपिक्स हो गए जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है ना। लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमें हमेशा दिखता है, डाटा सफिशिएंसी का हमेशा दिखता है, सीटिंग अरेंजमेंट का हमेशा दिखता है, पजल्स तो वहां पे आनी है। तो आपको पीवाईक्यू में एक बार ये देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो रीजनिंग में हर टॉपिक से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इवन पीवाईक्यू देख के ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप स्टार्ट कौन से करो। सपोज आपको पजल्स सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं आरबीआई के अंदर, कभी कभी तो 6-7 पजल्स हो जाती हैं, 7 तो शायद मैं ज्यादा बोल गया तो यहाँ पे अगर मैं नहीं 7 भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर। क्या आप सोचो जिस टॉपिक से 6 पजल्स आ रही हैं, ये 5 आ रही है, 6 का मतलब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपका उसी टॉपिक पे आपने कमांड बना ली और उसमें से आपने सपोज 20 क्वेश्चन भी लेके आ पाए, मार्क्स कर पाए, आप बाकी सब छोड़ दो, 20 इज अ क्वाइट अ गुड स्कोर, 20 इज अ गुड स्कोर। लेकिन क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में, यार एक टॉपिक के भरोसे तो नहीं जा सकते, तो आपको देखना पड़ेगा दूसरा कौन सा टॉपिक है जिसको मुझे प्रायोरिटी पे रखना है। ये तो सिर्फ इंडिकेटिव सिलेबस है, देखो दोस्तों, है ना। तो यहां पे आपको थोड़ा सा पीवाईक्यू का बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये सारे ही मैं अगर बात करूं, मैं दो आई एम नॉट ए रीजनिंग एक्सपर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पे मैं बोलूं तो ये सारे टॉपिक से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं आरबीआई के अंदर नेक्स्ट आते हैं, क्वांट्स के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मिक्सचर एलिगेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑफ वोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, पाइप्स एंड सिस्टम, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी। अब इन्होंने तो पूरा एक तरह से पूरी की पूरी बुक खोल दी, है ना। अब क्या होता है देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक के बारे में बात करूं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, इसके क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। सिमिलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चंस भी कम देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो बल्कि आती ही नहीं है। अब इन्होंने, क्योंकि देखो कि आप कोई भी जब तैयारी करोगे तो लोग क्या करते हैं, जब सिलेबस बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाते हैं कि यार एक कोई भी क्वेश्चन आना मतलब मिस ना हो जाए। मैंने तो देखो ये होता है ना, जब आप कोई भी सिलेबस प्रोवाइड करते हो तो बस बाई चांस इससे 1% भी चांस होगा तो आप कह दोगे कि यार यहां से भी आ सकता है, 1% चांस, रेयर केस में, सपने में दो, चाहे उससे आया ना हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आए, है ना, आई थिंक कभी 2015 वगैरह के आसपास आए हूं तो आए हूं, वरना इससे टॉपिक नहीं आया। मतलब रिसेंट एग्जाम्स में तो पिछले 5 साल में नहीं आया, अगर ऑनेस्टली देखा जाए। फिर भी क्यों मेंशन किया, यार बच्चों को आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या पता आ जाए, है ना। तो यहां पे भी जैसे अगर इतने सारे, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्वेश्चन आना ही आना है, ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बोट एंड स्टीम पे अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आना ही आना है ना। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि यार देखो मुझे पता होना चाहिए। सिलेबस तो मेरे सामने अगर मैं उठाऊंगा तो 50 जगह 50 टॉपिक का मिल जाएगा, लेकिन मैं उन 50 में से 5 टॉपिक पे एटलीस्ट कमांड बनाऊं जो कि मेरे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू को बेस बनाओ और जानो कि इनमें से कौन सा टॉपिक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन, ऑलमोस्ट 30 में से शायद 10 क्वेश्चन इसी के आ जाएं या 15 क्वेश्चन इसी के आ जाएं, तो यार क्यों ना मैं अपनी पूरी जान क्वांट्स में इस पे ठोक दूं कि मैं डाटा इंटरप्रिटेशन गलत करके ही नहीं आऊंगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक्स पे कितनी एनर्जी लगानी है। सिलेबस तो हमेशा इंडिकेटिव होता है। जैसे ये पता नहीं, आई थिंक ये हमारी टीम ने जबरदस्ती सेट थ्योरी कह दी, सेट थ्योरी से मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा,
ठीक है, उन्होंने कभी किसी एग्जाम में एक बार गलती से कोई एक आध क्वेश्चन आ गया होगा तो उन्होंने डाल दिया, तो दे नीड टू बी श्योर सर इस बार आ गया तो आप कैसे कह सकते हो बच्चा ना पढ़े सेट थ्योरी। तो दैट इज द थिंग। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि यार देखो, एक होती है प्रोबेबिलिटी, किसके होने की चांसेस ज्यादा है। अब पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें देखो अब सिलेबस का क्या मतलब है, ये तो इंडिकेशन मिल गया, इसमें हमें ये मिल गया कि हम जो है ये टॉपिक्स प्रायोरिटी पे कर ले, प्रायोरिटी पे भी कर लिया। जी सर आपने बोला था डाटा इंटरप्रिटेशन, मैंने उस पर कमांड बना लिया। अब कमांड का मतलब ये होना चाहिए, कमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अब आपने 2 घंटे में 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसका सेंस नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इतना लेंथी था कि वो आप आधे घंटे में सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो सेंस इस बात का है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि उस क्वेश्चन को क्या आप 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो जिससे मेरे 5 बन जाए। तो ये चीजें आती हैं, एक्सपर्टाइज आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो कमांड हम उसको बोलते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा इतना टाइम लेगा तो मैं इसको छोड़ दूं। समझ रहे हो, स्मार्ट एलिमिनेशन। हर चीज को दिल से लगाने का नहीं, कुछ चीजें छोड़नी भी होती है भाई। यही एलिमिनेशन, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगी। समटाइम्स यू हैव टू लेट इट गो, है ना। कहते हैं ना पास्ट को जरा जाने दो, तो जाने दो, कई बार इजी होता है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो दिस इज अबाउट द क्वांट्स। एंड देन आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप लोगों को पता है ग्रामर आती है, वोकैब आती है, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, जंबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस फ्रेमिंग, है ना। तो इंग्लिश का सिलेबस कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑल सारे एग्जाम्स का सेम होता है, बस क्वेश्चंस की लेवल, वोकैब वगैरह हायर लेवल चली जाती है, ग्रामर थोड़ी हायर लेवल चली जाती है। तो वो सारी चीज़ें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो लैंग्वेज होती है वो उसे इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो लेवल में डिफिकल्टी आ जाती है। अदरवाइज पेपर तो इंग्लिश का वैसा ही रहता है, सिलेबस वही रहता है कॉमन सा, है ना। तो इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे है नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, विच इज करंट अफेयर। करंट अफेयर के रिगार्डिंग बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहता है, या जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। पहली चीज आप ये समझो, जनरल अवेयरनेस जैसी कोई चीज होती नहीं है। इट इज सिंपली करंट अफेयर, ठीक है। जो आपके अराउंड न्यूज है वो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे इस बार जब 2025 में एग्जाम हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे दिखे जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड थे। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आज तक पूछे नहीं गए, अब पूछ लिए, हमारा करंट अफेयर का पैटर्न बदल गया ये। अरे भाई देखो, तुमने न्यूज के एंगल को नहीं समझा, तुम उसे यही समझते आ रहे थे कि बस जो हेडिंग है वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आरबीआई जरूरी नहीं है। आरबीआई ने इस बार ये शो किया कि भैया मैं न्यूज में मुझे जो चीजें दिख रही हैं मैं कहीं से कुछ भी पूछ सकता हूं, चाहे वो ज्योग्राफी ओरिएंटेड हो या वो सिंपल फाइनेंस ओरिएंटेड हो, इकोनॉमी ओरिएंटेड हो, वो मेरे ऊपर है ना। तो आपको न्यूज को पूरा अच्छे से डिकोड करना आना चाहिए। वो वन लाइनर अप्रोच जो हमेशा से करते आ रहे थे वो यहां पे नहीं चलने वाली, है ना। अब दूसरी चीज ये आती है कि सर करंट अफेयर करें तो कितने मंथ्स का करें, है ना, और कहां से करें। तो भाई देखो, मैं बड़ा क्लियर बोलता हूं। आप देखो, आपके 80 क्वेश्चन 25 मिनट, हर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। टू बी वेरी फ्रैंक, आप पहुंच ही नहीं पाओगे 80 क्वेश्चन तक, है ना। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सूरमा मुझे पिछले 4-5 साल में मिला हो जो 80 के 80 क्वेश्चन करके ही आ गया हो, चले उसने तुक्के ही मारे हो। ठीक है, किसी ने आप, और वो नेक्स्ट फेज में गया हो, ठीक है। अटेम्प्ट अगर आप देखोगे, अच्छा अटेम्प्ट 45-50 तक ही बच्चे कर पाते हैं, बहुत हुआ तो 60-65। अगर इजी, जैसे आई थिंक 2024 में थोड़ा इजियर साइड गया था तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, यहां पे आपको जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए। अब अच्छे से आने के लिए मुझे ये ऐसी सोर्स फॉलो करनी होगी जिससे मेरी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो भैया मैं यहां पे भीड़ नहीं लगाता, मैं यहां पे सिर्फ 2 सोर्स बता रहा हूं बच्चों को। एक कर लो पीआईबी, ठीक है, और एक कर लो आरबीआई की वेबसाइट। अगर आप इन दोनों ही को ही कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 40 से 50 क्वेश्चन तो सिर्फ इन दोनों जगह से ही हो जाएंगे, मे बी हायर साइड। मैं तो एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूं। इन 40-50 में से आपको कितने करने हैं सही? अगर आप कर पाए तो 25 से 30, यानी कि 50% आपको ठीक करने हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? बार बार रिवीजन, बार बार रिटेंशन, ठीक है। तो जो हुआ सो हुआ, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, अब चलो मार्च भी खत्म होने को आ गया। अभी भी अगर वेट कर रहे हो तो भाई अब वेट मत करो, अब आप ये दोनों सोर्सेस फॉलो करनी शुरू कर दो। आरबीआई वेबसाइट की कवरेज जो है वो यूट्यूब पे मैं कराता हूं, ठीक है। एंड हमारे पेड कोर्सेज का तो वो पार्ट रहने वाली है, ठीक है। अब कंप्लीटली मैं पूरी, पहले अब तक तो फ्री करा रहा था, लेकिन अभी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसको पूरा कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। बट जब तक हो रहा है तब तक तो आप फॉलो करो। है ना।
पीआईबी के रिलेटेड अगर मैं बात करूं, रितिका मैम आपको कराती हैं, ठीक है, एंड इट्स सिंपल कि यार देखो आपको मैंने सोर्सेस बता दिया, अब आपको जो मेंटोर समझ में आता है आप उसकी कंटेंट को फॉलो कर लो, सीधी सीधी बात है भाई, है ना। बाकी बची ये डिफेंस वगैरह की न्यूज, अवार्ड्स वगैरह, भैया देखो ये आपको वैसे भी याद नहीं रहने वाले, या स्पोर्ट्स रिलेटेड, ट्रस्ट में आपको याद नहीं रहने वाले, ट्राई करके देख लो। तो एक काम करना, जब नोटिफिकेशन आ जाए ना तो कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन उठाना और उसमें से ये सारी न्यूज उठा के पढ़ लेना, बहुत हो जाएगा। तो वो जो बचे कुछ जो 10-15 क्वेश्चन है वो भी एडिशनली यहाँ पे ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट के 3 मंथ के एग्जाम के कर लेना। बाकी ये जो पीआईबी है, आरबीआई वेबसाइट है, एटलीस्ट देखो आरबीआई वेबसाइट तो आपको वैसे जनवरी ऑनवर्ड्स करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चन जैन फेब के अराउंड के पूछे गए थे, ठीक है। तो और पीआईबी आप एटलीस्ट अब अप्रैल से स्टार्ट कर दो और बजट वगैरह कर लो, है ना। तो दैट्स इट, इतना करना तो बनता है। और यहां पे याद रखना, रीड रिवाइज रिटेन, रीड रिवाइज रिटेन। प्रैक्टिस करने से पहले आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, वरना प्रैक्टिस का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो करंट अफेयर के रिगार्डिंग इससे ज्यादा इजी रूट मैं आपको नहीं दे सकता। बाकी आपको मन में डाइवर्जन चाहिए तो भाई बहुत सारे लोग हैं, आपको डाइवर्जन देते रहेंगे, ये करो 6 महीने 8 महीने 10 महीने। अब आप सोच रहे होंगे सर स्कीम्स नहीं बताई आपने, रिपोर्ट्स नहीं बताई आपने। भाई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स छोड़ दो, तो रिपोर्ट जनरली आती कहां पे, आरबीआई की वेबसाइट की रिपोर्ट सारी इंपॉर्टेंट होती है हमारी, तो आरबीआई की वेबसाइट हम कर ही रहे। अब इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह में आपको हमारे जो मेंटर्स वगैरह है वो कराते रहते हैं। बाकी आप स्कीम्स वगैरह देखो तो स्कीम्स कौन लॉन्च करती है, गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, मतलब पीआईबी वेबसाइट पे आएगी, आंख बंद, सीधी सीधी बात है। तो पीआईबी अगर आप कर रहे हो मतलब गवर्नमेंट का आपका हर इनिशिएटिव कवर हो रहा है, सीधी सीधी बात है। इवन अगर आप देखो पर्सनैलिटी इन न्यूज, साइंस एंड टेक, डिफेंस, जो मैं कह रहा था वो भी पीआईबी का ही पार्ट है भाई, कहीं और का नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिफेंस करा रही है, गवर्नमेंट ही जो साइंस एंड टेक करा रही है, तो वो सारे इनिशिएटिव पीआईबी पे मिल जाएंगे। मतलब पीआईबी कर लिया तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है भाई। लेकिन भटकना है तो भटक सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। मैं क्लियर बात करता हूं भाई, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं क्लियर बात करता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर फियर नहीं होगा तो डाइवर्जन कहां से आएगा, डाइवर्जन नहीं आएगा तो कन्वर्जन कहां से आएगा। और मैं बिलीव करता हूं कि बच्चे को सही एडवाइस दो, सही मेंटरशिप दो, ठीक है, तो वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। देखो अल्टीमेटली हमें भी यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम फ्री इनिशिएटिव खोले बैठे हैं, बट द थिंग इज अगर कोई क्लैरिटी किसी को मिलती है, चाहे वो फ्री से मिल रही है चाहे वो पेड से मिल रही है, तो दैट इज रेलेवेंट। क्या पता कि आपका एक छोटा सा पुश किसी की जिंदगी में एक बदलाव ले आए, है ना, और वो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। तो मैं थोड़ा सा इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ये तो था सिलेबस फेज 1 का। फेज 2 के सिलेबस के बारे में बात कर लें तो फेज 2 का सिलेबस भैया मैंने आप लोगों को बोला था कि आरबीआई की पीडीएफ अच्छे से देख लेना। तो फेज 2 का पीडीएफ में जो सिलेबस है बड़ा अच्छे से डिफाइंड है। अब वो जो सिलेबस है वो डिफाइंड किस सेंस में है, वो डिफाइंड है आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैनेजमेंट का सिलेबस उठा लें तो मैनेजमेंट में वहां पे सिर्फ 6 थ्योरी लिखी है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव उठा के देखोगे तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जांपल मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई 2024 में क्वेश्चन था, 2022 में क्वेश्चन था, आई थिंक 19-18 में भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में वही थ्योरी पूछी जाए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ऑन द लाइन जो सिलेबस डिफाइंड है वहीं से पूछा गया है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग हमें आरबीआई की वेबसाइट भी करनी है, थोड़ा सा हमारे ईएसआई के पर्सपेक्टिव से हमें न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं जो हमारे सिलेबस से मैचअप होते हैं वो भी हमें करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो काइंड ऑफ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी सिलेबस की जो पीडीएफ दी हुई है, मतलब आरबीआई ने जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है एफएम और ईएसआई का, वो डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से तो पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा आपको एडिशनली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एफर्ट्स मारने होंगे, और अगर आप उतना भी कर लेते हो जितना वहां पे सिलेबस में मेंशन्ड है एफएम और ईएसआई में, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच सफिशिएंट। लेकिन हाँ, एफएम और ईएसआई में एक डिफरेंस ये है दोस्तों कि एफएम का जो सिलेबस डिफाइंड है अगर आप उतना भी कर लोगे तो एफएम में तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा, लेकिन ईएसआई का जो सिलेबस है वो काइंड ऑफ, पहली चीज आप समझो ईएसआई एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द जो पोर्शन आता है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड आता है। सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस इज गुड फॉर योर फाउंडेशन, लेकिन वहां पे आपको एक डायनेमिक अप्रोच चाहिए होती है ना। तो जो आप पीआईबी कर रहे हो वहां से भी क्वेश्चंस आपको फेज 2 में देखने को मिलेंगे, जो न्यूज़पेपर के आप एडिटोरियल्स आप कर रहे हो तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ईएसआई जो सिलेबस डिफाइंड है भाई वो सफिशिएंट नहीं है, है ना, बिकॉज वहां पे करंट अफेयर वगैरह का रोल आ जाता है। लेकिन वो एक जो सिलेबस है वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए काफी है, तो उसको भी खत्म करना जरूरी है। एक फाउंडेशन तैयार होगी तभी उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बना पाओगे। बट एफएम में जो सिलेबस डिफाइंड है दैट इज
रियली गुड फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड इवन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो तो ऑलमोस्ट 80-90% आपका वहां से ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन करना भी नहीं होता, सीधी सीधी बात बोलूं तो, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि भैया जो सिलेबस डिफाइंड है एटलीस्ट उतना कर लो, एंड बाद में जो आपका मेंटोर कहता है, सपोज आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे लेके आता हूं फॉर फ्री। तो आप वो देखो कि मैं कौन से टॉपिक्स को रेलेवेंट बता रहा हूं, किन टॉपिक्स में मैं कितना एफर्ट्स डाल रहा हूं, है ना। तो पहले अप्रोच शुड बी कि आप अपना फाउंडेशन तैयार करो, आप अपना सिलेबस तैयार करो। तो यहां पे मुझे सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है। और देखो एक चीज और है, फेज 2 का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, उसका एक रेलेवेंस बताता हूं करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वैसे तो आरबीआई के इनिशिएटिव्स हो जाते हैं, सपोज वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग फिंडेक्स का डाटा पब्लिश किया, जैसे लास्ट ईयर किया था, वो थोड़ा सा डिलेड किया। अब ये न्यूज़ मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, क्योंकि सिलेबस में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मेंशन्ड है। तो यार जब ये सिलेबस में मेंशन्ड है तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ पार्ट ऑफ करंट अफेयर और मेरे सिलेबस से मैच होती है, तो मुझे पता होना चाहिए ये न्यूज़ मुझे करनी चाहिए। सिमिलरली जैसे अगर हमारे बात करें ईएसआई के अंदर जो हमारे रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सपोज कोई नई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, या ब्रिक्स कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च करता है सपोज, तो वो ईएसआई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से ओवरलैप होती हुई चीज है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एक रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है उसके रिलेटेड न्यूज है। तो इससे क्या होगा, जब आपको सिलेबस याद होगा ना, तो जब आप न्यूज देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये न्यूज मुझे सेलेक्ट करनी है, ये न्यूज मुझे एलिमिनेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने सपोज इस स्टेट में कुछ सीटें हारी, कुछ सीटें जीती, है ना, जस्ट पॉलिटिकल ओपिनियन मतलब है ना। तो यार आपको पता है कि आपके सिलेबस से कहीं से भी मैचअप नहीं होता, स्किप मारो। अब आपके फेज 2 में आप देखो स्पोर्ट्स की न्यूज, स्किप मारो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस से मैच ही नहीं हो रहा। कोई अवार्ड है, स्किप मारो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से कोई मैचअप नहीं हो रहा, है ना। तो ये चीज है। वही कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज है, जैसे अगर हम बात करें, इफ्का ने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया था रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दी आईएफएससी सेंटर। ठीक है, वो आईएफएससी सेंटर स्पेसिफिक हो गया, अगर बैंकिंग होता तो मैं इसको थोड़ा और पढ़ता, लेकिन एक बार चलो हेडिंग पढ़ लेता, तो आपको यह भी पता लगेगा कि किस रेलेवेंस तक कोई न्यूज मुझे करनी है, कितनी डीप में करनी है। तो सिलेबस को यहां पे आपको फेज 2 के सिलेबस को कंप्लीटली याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। ये मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, पहली क्लास के बाद उन्हें रट के आना होता है कि उनका सिलेबस क्या है, ठीक है। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ फेज 2 सिलेबस, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अगर हम बात करें, 3 ही टॉपिक आते हैं, एसे, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसकी बहुत सारी फील्ड प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड 2 विच इज अबाउट द सिलेबस, है ना। तो सिलेबस पे आप अपनी जरा कमांड बनाओ कि सिलेबस है क्या, किस टॉपिक पे मुझे कितना एफर्ट्स मारना है, क्यों मारना है। देखो हर चीज के पीछे क्लैरिटी होना जरूरी है, विदाउट क्लैरिटी आपका हर एफर्ट वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी पेड क्लास में डिस्कशन कर रहा था अपने बच्चों से, जैसे वो कहते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है और न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा नहीं आता, तो क्यों पढ़ना है जब आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आप बस कर रहे हो क्योंकि किसी ने बोल दिया है। अब आप देखो ना, न्यूज़पेपर से कितने क्वेश्चन फेज 1 में आते हैं, कितने फेज 2 में आते हैं, क्या रेलेवेंस है। न्यूज़पेपर से अगर मैं कहूं कि आप अगर एडिटोरियल कर रहे हो फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वो यूजफुल है, तो उसके लिए आपको शायद हो सकता है किसी दिन कोई भी एडिटोरियल ना मिले, या वीक में कोई एडिटोरियल ना मिले, क्योंकि वो आपके सिलेबस से मैचअप नहीं है। तो यानी कि न्यूज़पेपर जो मैं 1-1.5 घंटा बिना बात में लगा रहा था एक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में, वो वेस्ट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड क्लैरिटी कि भैया अगर एफर्ट मार रहा हूं तो मैं क्यों मार रहा हूं, उसके पीछे की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप एफर्ट्स मारो तो ये बातें याद रखो, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के रिलेटेड जुड़े रहो हमारे चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओस के साथ। एंड दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि यहाँ पे हमारा आरबीआई का जो लेटेस्ट बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ज्यादा डिले नहीं हुआ है, ठीक है। तो यू कैन स्टिल कैच अप। ये हमारा लेटेस्ट बैच आरबीआई मास्टरमाइंड 2026, जिसमें कंप्लीट आरबीआई की फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स की तैयारी करनी है तो आप मेरा ये फिन मंत्रा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मेरी लाइव मेंटरशिप भी मिलती है ना। तो ये दोनों बैचेस हैं, आपकी मर्जी है आप कौन से में एनरोल करना चाहो, ठीक है। बाकी इनमें एनरोल करने के लिए जो प्राइसेस है ये पे मत करना, क्योंकि यहाँ पे 75% ऑफ लग रहा होगा। अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम दी ऐप,
तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 78, या फिर डिपेंडिंग जो सेल वगैरह होती है उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। कोई और क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी एपिसोड 3 के लिए जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।